जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की ह्यूमैनिटीज एजुकेटर। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दी सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे सोशियोलॉजी में कम मार्क्स क्यों आते हैं, क्योंकि बहुत सारे तुम लोगों ने ना कमेंट्स करे थे, तुम लोग सवाल पूछते रहते हो कि मैम सोशियोलॉजी में कम मार्क्स आ जाता है। उससे रिलेटेड बहुत सी डाउट्स तुम लोगों को होती हैं, जैसे कि हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माई स्टूडेंट्स एंड आई होप कि 2025 तुम लोगों के लिए बेस्ट जाए। मुझे पता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए एंड एट द सेम टाइम तुम लोग सोच रहे हो कि अब तो 12th में जाएंगे, सोशियोलॉजी का क्या होगा, एंड बहुत सारे डाउट्स भी होंगे 12th में कैसे सब कुछ मैनेज होगा। नो नीड टू बी वरीड एट ऑल, क्योंकि हम लोग साथ रहेंगे। जैसे कि तुम लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम सोशियोलॉजी के कॉन्टेंट्स क्लास 12 के लिए आएंगे कि नहीं। सो आई अश्योर यू कि क्लास 12 के लिए भी कॉन्टेंट्स जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। सो इस बात से खुश हो जाओ एंड वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को मत भूलना। वीडियो को एंड तक देखो ताकि जो भी तुम्हारे डाउट्स है सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्लास 11 के लिए, वो सारे डाउट्स इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। क्या प्रॉब्लम्स हम लोगों को होते हैं सोशियोलॉजी में? सबसे पहले हम लोग को प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हमारे कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं होते हैं। हमें पता नहीं होता कि आंसर कैसे लिखना है, कितना लिखना है, कौन से क्वेश्चन के लिए, 6 मार्क्स के लिए कैसे लिखिए, 4 मार्क्स के लिए कैसे लिखिए, उसमें अलग दिमाग का दही हो जाता है, राइट। एंड हम लोग को पता नहीं होता कि राइट वे क्या होता है क्वेश्चन पेपर को एड्रेस करने का। हम लोग को और एक प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग को सोशियोलॉजी के कंटेंट्स नहीं मिलते, जैसे वन शॉट हो गया वो ठीक से नहीं मिलता, फुल चैप्टर रिविजन अच्छे से नहीं मिलता, एंड बहुत सी प्रॉब्लम्स है। जैसे मेरे टाइम में मैं बोलूँ तो मुझे तो मतलब बहुत मुश्किलें आई थी सोशियोलॉजी पढ़ने के लिए। तुम्हारे लिए इतनी मुश्किलें तो नहीं है जितनी मेरी थी, लेकिन थोड़ा सा तो है जो तुम लोग फील कर पा रहे होगे। देखो 3 सेट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। पहले सेट ऑफ स्टूडेंट्स का क्या होता है ना कि वो लोग को लगता है कि सोशियोलॉजी बहुत इजी है, जो हम लोग को पता है वही बस बुक में लिखा हुआ है एंड वी विल मैनेज इट। वेयरएज दूसरे लोग होते हैं जिनको लगता है कि सोशियोलॉजी थोड़ा टफ है एंड हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, इसलिए हमको और ज़्यादा टफ लगने लग जाता है सोशियोलॉजी का सिलेबस। वेयरएज कुछ लोग को लगता है कि सोशियोलॉजी बहुत ज़्यादा बोरिंग है, क्योंकि कोई इंटरेस्टिंग वे में उन्हें पढ़ा नहीं पाता ना, कुछ समझा नहीं पाता ना, कनेक्ट नहीं करा पाता। ये 3 सेट ऑफ स्टूडेंट्स जनरली होते हैं। अब सबसे पहले वीडियो को पॉज करो एंड देखो तुम लोग कौन से कैटेगरी में आते हो एंड कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोग कौन से स्टूडेंट हो। क्या तुम्हें सब्जेक्ट बोरिंग लगता है, क्या तुम्हें सब्जेक्ट टफ लगता है, या तुम्हें लगता है कि हो जाएगा सोशियोलॉजी ही तो है। और उसके बाद जब एग्जाम आता है ना तो तुम लोग को पता चलता है कि सोशियोलॉजी में तो ये टर्म्स है, ये कॉन्सेप्ट्स है, ये सब क्या है, राइट। सो जैसे एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है, कॉस्मोपॉलिटनिज्म क्या होता है, ये तुमने कभी भी पढ़ा ही नहीं होगा। तुम लोग को लगा कि सोशियोलॉजी बहुत ईजी है, हैंडल कर लेंगे। जब पढ़ने आते हो तब पता चलता है कि ये है क्या। ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोग को जनरली होती हैं, जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, आंसर राइटिंग का वे नहीं पता है, या ये नहीं पता है कि कितना लिखे, कैसे लिखे, क्वेश्चन पेपर को कैसे हैंडल करें, कहाँ से वीडियोस देखें, सब प्रॉब्लम्स आती हैं तुम्हें, राइट। अब प्रॉब्लम्स तो मैंने बता दिया, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है मैम? तो इसका सोल्यूशन तुम्हें मैं बताती हूँ। सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, सोशियोलॉजी में अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने होंगे, तुम्हें चैप्टर को अच्छे से समझना होगा, सारे डाउट्स क्लियर करने होंगे, नंबर 1। नंबर 2 तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें चैप्टर की कांस्टेंट रिविजन्स करनी होंगी। जैसे तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसको तुम्हें अच्छे से रिवाइज करते रहना होगा कंसिस्टेंटली। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना होगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जैसे PYQs हो गए या NCERT क्वेश्चंस हो गए, वो सब तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना होगा। अब मैम आपने बता तो दिया, पर बोलना आसान होता है एंड जब हम लोग स्टूडेंट होते हैं तो वो करना बहुत मुश्किल होता है। बोलने में तो कोई भी बोलते हैं, जैसे मैंने बहुत से एजुकेशनल चैनल्स देखे हैं जहाँ पे टीचर्स लोग बता तो देते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन कुछ प्रॉपर सोल्यूशन हमें नहीं मिल पाता है। लेकिन प्रॉपर सोल्यूशन इस वीडियो में तुम्हें मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा? सबसे पहले तो तुम्हें मैं बताती हूँ कि तुम्हें करना क्या है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है मेरी बात सुनने के बाद, ओके? अभी मत पॉज कर दो। तुम्हें पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो को पॉज करना है एंड देन हमारे सभी ह्यूमैनिटीज़ के चैनल पर तुम्हें जाना है एंड तुम्हें क्या करना है, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाना है। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके तुम्हें वन शॉट का प्लेलिस्ट दिखेगा, तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या यूँ कहो अंतिम प्रहार सेशंस के वीडियोज़ के प्लेलिस्ट मिलेगा, तुम्हें वन शॉट रिवीजन या यूँ कहो रैपिड रिवीजन सीरीज के प्लेलिस्ट मिलेंगे। सो ये 3 प्लेलिस्ट तुम्हें सोशियोलॉजी से रिलेटेड मिलने वाले हैं एंड ये तीनों ही प्लेलिस्ट तुम्हारे सभी क्वेश्चन के आंसर हैं।
यानी कि सबसे पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो वन शॉट वीडियो लेक्चर देखो, जहाँ पे लाइन बाय लाइन मैंने बुक के सारे लाइन्स नोट्स में लिखे हैं एंड लाइन बाय लाइन एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दैट वीडियोस। सो वन शॉट वीडियोस सभी चैप्टर के अवेलेबल हैं। नंबर 2, तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की प्रॉब्लम आती है कि सब टीचर्स बता तो देते हैं कि क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करनी है, बट वो बता कर चले जाते हैं, बट मैंने सिर्फ बताया नहीं है, मैंने क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन तुम्हें समझाया है, हर एक क्वेश्चन को समझाया है, चाहे वो MCQs हो, NCERT सॉल्यूशंस हो या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो। मैंने सभी के सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, लाइन बाय लाइन सारे आंसर्स लिख के बताए हैं कि कैसे तुम्हें आंसर लिखने हैं, पॉइंट वाइज कैसे फ्रेम आउट करना है, आंसर्स कैसे लिखना है, राइट वे टू राइट द आंसर्स, एवरीथिंग, मतलब आंसर राइटिंग का भी बताया है, MCQs को डील करना भी बताया है, एंड ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर रखी हैं अपने अंतिम प्रहार के वीडियो के प्लेलिस्ट में। तो अब जो तुम्हारा डाउट होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, सिंपली तुम्हें प्लेलिस्ट को खोलना है, देन जो भी चैप्टर तुम देखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल तुम लोग को फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करना है, सोशलॉजी एंड सोसाइटी, तो कॉपी लेकर बैठो, पेन लेकर बैठो एंड MCQs मेरे साथ सॉल्व करो। उसके बाद फिर NCERT सोल्यूशन सॉल्व करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर्स को सॉल्व करो और देखो कि तुम्हारा आंसर राइटिंग, तुम्हारे MCQs एंड चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट्स तुम्हारे होंगे ना, तो वो वीडियो देखने के बाद तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद क्या करते रहना है, तुम्हें थोड़ा बहुत रिविजन करते रहना होगा उस चैप्टर का, ताकि तुम कंप्लीटली उस चैप्टर को भूलो ना, क्योंकि साइंटिफिकली देखें तो हमारे दिमाग की एक कैपेसिटी होती है कि हम चीज़ों को भूलते रहते हैं, ठीक है, अगर हम उनसे रिवाइज ना करें तो। फॉर एग्जांपल तुमने चैप्टर पढ़ लिया, उसका रिविजन कर लिया, लेकिन ऐसा होता है ना कि हमारे मेमोरी में से अगर हम कोई चीज़ को बहुत टाइम से नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं देख रहे हैं ना, तो हम भूलने लग जाते हैं उस चीज़ को। जैसे मेरे साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि कैसे हमारे दिमाग का जो आदत है भूलने का, वो चालू हो जाता है, राइट। सो अगर तुम लोग अपने दिमाग को भुलवाना नहीं चाहते हो, जो तुमने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की है, तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें रिविजन करना होगा। रिविजन करना सबसे मुश्किल काम लगता है, क्योंकि मुझे बहुत लगता था जब मैं क्लास में 11 में थी, 12 में थी, मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम क्या लगता था कि चैप्टर कंप्लीट हो गया, सिलेबस कंप्लीट हो गया, लेकिन रिविजन तो होता ही नहीं था। तो रिविजन करने का भी बेस्ट तरीका है कि तुम हमारे चैनल पे जा सकते हो एंड रैपिड रिविजन के सीरीज़ के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। वहाँ पर रिविजन्स लाइन बाय लाइन, मतलब हर चैप्टर की एक एक टॉपिक का रिविजन मैंने कराया है, जिससे जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वायरीज होंगी, वो तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, पूरा चैप्टर तुम्हारे दिमाग में वापस से आ जाएगा। सो नथिंग यू हैव टू डू, तुम लोग को जाना है रैपिड रिविजन सीरीज को एक एक करके देख लेना, वो भी हर चैप्टर्स के अवेलेबल है। अब डाउट्स होता है ना कि मतलब रिविजन भी कर लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गया, क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हो गया, लेकिन अब डाउट ये रह जाता है ना कि एग्जाम टाइम में आंसर राइटिंग कैसे करें मैम, क्योंकि एग्जाम टाइम में होता है ना कि बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, तो कुछ समझ ही नहीं आता कि 6 मार्क्स से स्टार्ट करें कि 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को पहले करें कि 2 मार्क्स के पहले क्वेश्चंस को करें या फिर MCQs को पहले करें। तो इसमें क्या होता है ना, हमारा दिमाग मतलब कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करे, क्या नहीं करे, क्या छोड़ दें, एंड इस चक्कर में तुम लोग को एग्जामिनेशन एंजाइटी होने लग जाती है। तो एग्जामिनेशन एंजाइटी से डील करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, एंड सिर्फ क्वेश्चंस को नहीं, यूँ कहो हम लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। तो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का क्या बेस्ट वे है, रैपिड रिविजन के सीरीज के प्लेलिस्ट में ही तुम लोग को 2 वीडियोस मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर मिड टर्म्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फाइनल टर्म्स। उसमें मैंने क्या किया है, मैंने अपने क्वेश्चन पेपर्स जो मेरे लिए आए थे 11th में, मैंने उसे बहुत संभाल के रखा था तुम लोगों के लिए, तो वो क्वेश्चन पेपर्स मैंने अपने 11th के निकाले हैं एंड तुम्हारे साथ डिस्कस किया है। मैंने बताया है कि MCQs पहले करना है, कि 2 मार्क्स क्वेश्चन पहले करना है, फिर 6 मार्क्स क्वेश्चन कैसे करना है। मैंने लाइन बाय लाइन, मतलब जैसे होता है ना उंगली पकड़ के सब कुछ बताया तुम्हें, तो उंगली पकड़ के मैंने पूरा सोशियोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कराया तुम्हें। तो अगर तुम्हें सोशियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, मैं तो बोल रही हूँ कि मैं मतलब तुम लोग ये वीडियो को सेव करके रख सकते हो कि अगर तुम लोग वो अप्रोच जो मैंने तुम्हें सिखाया है, जैसे मैंने तुम्हारा उंगली पकड़ के तुम्हें समझाया है चीज़ों को, अगर तुम इन सभी प्रोसेसेस को यूज़ करते हो, तुम वन शॉट देखते हो, तुम NCERT सॉल्यूशंस को करते हो मेरे साथ, अगर तुम लोग मिड टर्म्स एंड टर्म 2 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मेरे साथ करते हो, तो आई एश्योर यू कि तुम्हारे सोशियोलॉजी में बेस्ट मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, मेरे टाइम में ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी एंड तुम्हारे टाइम में भी मैं देख रही हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम हम लोग को वीडियो ही नहीं मिल रहा है, कोई सोशियोलॉजी का कुछ कंटेंट्स ही नहीं था, आपकी वजह से मिला है, राइट। यू कैन सी इन द कमेंट सेक्शंस ऑल्सो। सो उन लोग को चैनल बहुत हेल्पफुल लगा, उन लोग को वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा। तो मैं चाहती हूँ कि तुम सभी को ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तुम्हें पता चले कि सोशियोलॉजी के वीडियोज़ हैं
अवेलेबल है एंड सब कुछ अवेलेबल है. सो नथिंग यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल. ठीक है, यू जस्ट हैव टू, अगर तुम सब्सक्राइब नहीं भी करना चाहते हो मत करो, तुम चैनल के प्लेलिस्ट को देखो, एक एक वीडियो को तुम बैठ के देख लो. दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. आई कैन राइट एंड गिव इट टू यू. सो अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी करोगे, इट्स नो इशू. मैं प्रमोट करने के लिए नहीं बोल रही थी, मैं बस बोल रही थी कि ये चैनल तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है. नॉट ओनली इन सोशोलॉजी, नॉट ओनली इन साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी के भी सभी कॉन्टेंट्स अवेलेबल हो रहे हैं धीरे धीरे. इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम बट स्टिल इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अवेलेबल. एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं सभी सब्जेक्ट्स के, ह्यूमैनिटीज़ के सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस को अवेलेबल कराऊँ. सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. तुम्हें वरी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. जस्ट चैनल के साथ बने रहो 11th और 12th के सोशोलॉजी के लिए भी एंड अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी. सो टिल देन टेक केयर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज है तो तुम लोगों को पता है कि तुम लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, मुझसे पूछना है. सो न्यू ईयर की शुभकामनाएं. अपना ध्यान रखना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.